तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी का फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपके लिए अब इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि आपको एग्जाम में 95% नंबर दिलाकर ही रहेंगे। कैसे दिलाएंगे? देखिए आपके लिए कई सारे जो एस के एम स्टडी परिवार है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, जिसमें आपको एस के एम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट दिया है, एस के एम स्टडी ऐप दिया है, एस के एम टेलीग्राम चैनल मिला है, जहाँ पर आपको सारी नोट्स, सारे वीडियोस, सब चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए बात क्या है, बात यह है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको जहां पर सारी चीजें एक ही जगह पर आपको मिल रही हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तो चैनल का कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पे अध्याय 1 से 8 तक के 24 अति महत्वपूर्ण व अति लघुतरी प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। अगर इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, गारंटी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ से 100% प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और आपको थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है, चलिए यहाँ से कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं। एफ इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान एफ आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा? देखिए Q1 क्या हो जाएगा 80 और यहाँ पे Q2 क्या हो जाएगा 80। ठीक है, और यहाँ से एफ का मान क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -2 एल स्क्वायर। ठीक है, एम एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से अगर न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा था, इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है, इसका मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ठीक है, अर्थात E बराबर F अपान Q0। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चित्र में प्रदर्शित आवेशित खोखले बेलन के वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा को दर्शाइए। ठीक है, क्या दर्शाना है? वैद्युत बल रेखा को दर्शाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। चूंकि खोखला बेलन क्या होता है? धन आवेशित है। खोखला बेलन क्या है हमारा? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धन आवेशित है, अतः बल रेखाएं बेलन से बाहर की ओर इंगित होंगी। जो बल रेखाएं हैं वो बेलन की बाहर यानी बेलन से बाहर की ओर इंगित होंगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। ठीक है, चलिए अब आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना है और आपको इस तरीके से समझाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q तथा उसके मध्य की दूरी D है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QD। ठीक है, क्या हो जाएगा? P बराबर QD। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। किस स्थिति में लिखना है? निरक्षीय स्थिति में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगी? E बराबर 1/4 इंटू पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, बस आपको हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, P बराबर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा R बराबर द्विध्रुव के मध्य बिंदु के प्रेक्षित बिंदु की दूरी। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए अथवा गॉस प्रमेय क्या है। ठीक, चलिए
अब इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत फ्लक्स से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, अब जहाँ पर ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। यहाँ से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 ε0 होगा, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। कितने n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, 0। कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जुड़े रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आपको दिन भर ऐसे बैठकर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके लिए हमने कहा ना कि इतना ज़्यादा वीडियो देंगे कि आपके एग्जाम में 95+ नंबर बनाकर ही रहेंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। हम ऐसे बैठ कर पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए रात दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए था, इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत विभव की परिभाषा देना है, उसकी बीमा हमें लिखना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उच्च बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान को निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि अगर हम कहें तो V बराबर क्या होगा हमारा, W/Q0, यानी कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होगा। और अगर वैद्युत विभव की बीमा की बात करें तो ml² T⁻³ A⁻1 होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। कोई हमारा एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन है, समान विभव से क्या है, त्वरित है, तो इसमें किसका वेग अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 10वां नंबर प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। एक इलेक्ट्रॉन है और तथा प्रोटॉन समान विभव से क्या है, त्वरित है, तो इसमें किसका वेग अधिक होगा, इसमें किसका वेग जो है अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा हमारा, अधिक होगा। ठीक है, किसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग हमारा अधिक होगा। ठीक है, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। तो देखिए, विभव क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, ठीक है, दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी कि -ΔV/ΔX। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी अगर हम बात करें तो किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में अगर सभी बिंदुओं पर हम वैद्युत विभव बराबर हो, यानी कि वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। ठीक है, यानी कि दो आवेशी चालकों को अगर जोड़ देते हैं हम, तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखना है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, जो संधारित्र है एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना
उस बिंदु पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित की जा सकती है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा कितनी है? U है। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। ठीक है, तो संधारित्र की जो संचित स्थित ऊर्जा है U बराबर हाफ Q² C। ठीक है, क्या हो जाएगा? Q² बराबर 2CV, Q बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2CV। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आया? यहाँ से देखिए Q का मान हमें निकालना था, Q यहाँ पे रखेंगे, 2 और C इधर ले आ लेंगे। ठीक है, और स्क्वायर है, इधर अंडर रूट कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न क्या है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। देखिए क्या है हमारा ऊर्जा घनत्व, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होता है? U बराबर हाफ की एप्सिलॉन नॉट E² जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो वह वेग जिसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या आया कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। ठीक है, J = I/A एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जहां A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, I बराबर क्या है? धारा है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं 18वें प्रश्न की ओर। आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यानी किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू बराबर VD/E। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है। तो किसी चालक के ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल क्या होता है? घट जाता है। किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न क्या है? देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। अगर आप ये मिस कर देंगे तो सब कुछ मिस हो जाएगा। लास्ट टाइम है, आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? हम आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत ही है। ठीक है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चलिए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर हमें धारा का नियम लिखना है। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? हमारा शून्य होता है, सिग्मा I बराबर 0। अब देखिए आगे क्या है। व्हीटस्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध जब एक ही कोटि के होते हैं तो यह सर्वाधिक सुग्राही होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त लिखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध निम्न है, PQ बराबर R/S। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको अगला प्रश्न देखिए। चुंबकीय क्षेत्र B की परिभाषा दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है F = VIL होता है। ठीक, कितना होता है? F = VIL होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से F = F/IL, यानी B क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, L लंबाई है, I बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर, B बराबर अगर F हो जाए तो
क्या कह रहा है, अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी किसी धारावाही चालक की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होती है, जबकि चालक में 1 एम्पीयर धारा बह रही हो तथा वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।